हेलो, मेरा नाम उज्ज्वल आनंद जैन। आप देख रहे हैं मैकेनिकल सारथी। तो हम ज्योग्राफी का ये थर्ड वीडियो है। तो आज हम जो सोलार सिस्टम बचा था उसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमने सन को पढ़ लिया है और अभी जो है वो पहला प्लेनेट जो है वो मर्क्यूरी है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, मर्क्यूरी के बारे में आपको कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट बात है वो जाननी है, वो मैं तुरंत यहाँ लिख लेता हूँ। ये जो स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, ये सबसे छोटा प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। क्योंकि ये सबसे छोटा है तो इसलिए इसकी ग्रेविटी भी लोएस्ट होगी। लोएस्ट ग्रेविटी, जिसका मास जितना ज़्यादा होगा उसकी ग्रेविटी उतनी ज़्यादा होती है। तो ये साइज में ही छोटा है तो इसकी ग्रेविटी भी लो है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है ये नियरेस्ट प्लेनेट फ्रॉम सन। सन से सबसे पास यही है मर्क्यूरी। इसकी एक की पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, ये मैं हैव नो एटमॉस्फेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मर्क्यूरी में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। इसके कारण दस नो ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या हुआ, ये पॉइंट का मतलब क्या हुआ? देखो, इस पॉइंट से बहुत अच्छा कंक्लूजन निकलेगा। देखो क्या है, मर्क्यूरी सन के सबसे पास है, ये तो हमको पता है। तो टेक्निकली सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट किसको होना चाहिए? मर्क्यूरी को। देखिए, तो ये होगा सबसे अर्थ, सॉरी, जो मर्क्यूरी है वो सन से सबसे पास है, बट फिर भी हॉटेस्ट प्लेनेट नहीं है। हम हॉटेस्ट प्लेनेट वीनस को बोलते हैं। क्यों? देखो क्या होता है, मर्क्यूरी के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो जब वो जब उस वहाँ दिन होगा, जब वहाँ दिन होगा तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। पर जब वो फिर घूम के वहाँ रात होगी तो वो बहुत ठंडा हो जाएगा। क्योंकि जब तक गैसेस नहीं है एटमॉस्फेयर में तब तक वो जो सोलर एनर्जी है उसको स्टोर करके कौन रखेगा उस प्लेनेट में? जब तक प्लेनेट में एटमॉस्फेयर नहीं होगा वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो जब आप एवरेज टेम्परेचर देखेंगे ना वो कम आएगा। क्योंकि गर्म तो वो होगा क्योंकि सन के पास है, बट वो बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाएगा रात को। क्यों? क्योंकि उसके पास एटमॉस्फेयर ही नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स जो सोलर एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी ही नहीं है क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है। इसके यही एक रीज़न है कि इसका एवरेज टेम्परेचर कम होता है कंपेयर टू मरकरी, भले ही ये सबसे पास हो, कंपेयर टू वीनस, भले ही ये सबसे पास हो। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब एक और पॉइंट क्या है, ये हैव नो सैटेलाइट। इसके पास कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। क्लियर? तो देखो यहाँ पे एक और की पॉइंट क्या है मर्क्यूरी में, वो देखो, एटमॉस्फेयर नहीं है अगर, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी। तो अगर मर्क्यूरी पे कोई आदमी खड़ा है, अगर वो स्काई की तरफ, आई मीन जब वो बाहर देखेगा स्पेस की तरफ, स्पेस या स्काई में, तो उसको ब्लैक दिखेगा। एक्चुअल में स्पेस ब्लैक है, पर जब हम अर्थ में रहते हैं तो ब्लू लाइट स्कैटर होती है। स्कैटरिंग फिनोमिनन के कारण आपको स्काई ब्लू दिखता है। ठीक है, अगर वो आपका एटमॉस्फेयर नहीं होता ना तो अर्थ से भी आपको स्पेस ब्लैक दिखता है। जैसे कि आप एटमॉस्फेयर से जब बाहर जाते हैं ना स्पेस क्राफ्ट में, तो वहां से अगर आप स्पेस को देखोगे तो वो ब्लैक दिखेगा। सिमिलरली क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है तो मर्क्यूरी से स्पेस ब्लैक दिखता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पेस या स्काई बोल लो, लुक्स ब्लैक। क्लियर? तो ये था मर्क्यूरी के बारे में कुछ खास बातें। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लेते हैं कि जो मर्क्यूरी है, ठीक है, ये एक अपना कंप्लीट रिवॉल्यूशन अराउंड सन, सन पे ना, खुद की एक्सिस पे नहीं, कंप्लीट इट रिवॉल्यूशन इन 88 डेज। सिर्फ 88 डेज में यहाँ एक साल हो जाता है। हमारा 365 डेज में होता है ना एक साल, तो इसमें 88 डेज में हो जाता है। ये सबसे मिनिमम है। सबसे जल्दी यही रिवॉल्व करता है एक सर्कल, अगर टाइम देखेंगे सबसे जल्दी यही रिवॉल्व करता है। अब सेकेंड है वीनस। ठीक है, वीनस क्या है?
सेकेंड नियरेस्ट प्लेनेट फ्रॉम सन, ठीक है, ये भी सेकेंड नियरेस्ट प्लेनेट फ्रॉम सन, ठीक है। इसका डे वगैरह याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम। क्लियर? क्यों? बिकॉज ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर। लगभग 95% के आसपास CO2 होती है इसके एटमॉस्फेयर में। तो CO2 सोचो, CO2 ही तो मेन है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए गैसेस में। मेन तो CO2 ही होती है हमारी अर्थ में भी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। हमारे अर्थ में भले बहुत कम है CO2, बट यहाँ का एटमॉस्फेयर में 95% है। तो जितनी भी सोलर रेडिएशन आएगी या सोलर एनर्जी आएगी, वो बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा CO2 एटमॉस्फेयर में। तो नाइट में भी इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो इस यही एक रीज़न है जिसके कारण ये हॉटेस्ट भी है, और जो जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना ब्राइट होगा, उतना वो रेडिएशन एमिट करेगा, इसलिए ये ब्राइटेस्ट भी है। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। क्यों? मॉर्निंग में भी ये दिखता है अलग से हमको, क्यों? क्योंकि जब इतना चमक रहा है ये, तो दिन के हल्का मॉर्निंग जब दिन होता रहेगा तब भी हमको दिखेगा सुबह के टाइम पे, इसलिए इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार बोला जाता है, ठीक है। इसको ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि लगभग ये अर्थ से थोड़ा ही छोटा है और बहुत सारी सिमिलर है अर्थ के जैसा ये, इसलिए लुक वाइज अर्थ के थोड़ा जैसा दिखता है, इसलिए हम इसको ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ कहते हैं, ठीक है। इसके पास भी हैव नो सैटेलाइट, हैव नो सैटेलाइट। इसके पास भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, जैसे कि मर्क्यूरी के पास नहीं है। इसकी खास बात क्या है? ये रोटेट, ये जो अपने एक्सिस में रोटेट करता है ना, ये वेस्ट टू ईस्ट करता है। बाकी अदर जो प्लेनेट है, सिर्फ एक प्लेनेट को छोड़ के, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, वो सब ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। तो अगर मैं अब ऑप्शन पूछे आपसे, तो वीनस है तो वीनस आंसर लेंगे आप, ठीक है, कि वेस्ट टू ईस्ट कौन रोटेट करता है। ये इसकी ट्रिक है याद करने के लिए। देखिए, वीनस क्या होता है? वी मतलब WE, तो इसलिए वेस्ट टू ईस्ट, ये ट्रिक है, ठीक है, ठीक है। तो ये ट्रिक है, आपको ये याद हो जाएगी कि वीनस मतलब VEWE, तो वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है ये, W से E की तरफ, वीनस तो WE, वेस्ट टू ईस्ट। आई थिंक ये बेसिक है, तो इतना तो याद आपको हो ही जाएगा ट्रिक से। एक और पॉइंट है, यहाँ पे येलो क्लाउड होते हैं, येलो क्लाउड्स, और वो अगर आप उस येलो क्लाउड के नीचे रहेंगे, बरसात आप यहाँ की एंजॉय करेंगे, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निकलता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस येलो क्लाउड से होती है सल्फ्यूरिक एसिड की रेन, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। वो अलग बात है कि 2 मिनट के लिए ही मज़ा आएगा, फिर आप पूरे पिघल जाएंगे, बट 2 मिनट के लिए तो मज़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की रेन होती है येलो क्लाउड से वीनस में, ठीक है। तो वीनस में यही था पढ़ने के लिए। अब हम देख लेते हैं हमारा प्यारा अर्थ। G20 के हिसाब से वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन प्लेनेट, ऐसा करके है ना G20 की थीम, तो वो अर्थ है वैसी। देखिए, अर्थ की सबसे खासियत क्या है कि अर्थ जो है इज इन गोल्डीलॉक जोन, गोल्डीलॉक जोन में है। गोल्डीलॉक जोन मतलब क्या होता है? जहाँ लाइफ पॉसिबल हो, उसका नाम दिए गए हैं गोल्डीलॉक जोन। क्लियर है ये आपको बात? अर्थ के पास एक सैटेलाइट है जिसका नाम है हैव वन सैटेलाइट, है वन सैटेलाइट, जिसका क्या नाम है? हमारा प्यारा चंदा मामा मून। ये तो सबको पता होगा। अर्थ को ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू प्लेनेट,
ब्लू प्लैनेट। क्यों क्यों हम कहते हैं? क्योंकि इट हैज़ 71% ऑफ वाटर। यहाँ पे 71% वाटर है, इसलिए इसको हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं? मार्स को। ब्लैक जाइंट हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्लू प्लैनेट आपको समझ आ गया अर्थ को, और ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ इज वीनस। क्लियर? ये अपना कंप्लीट इट्स रिवॉल्यूशन इन 365 डेज एंड 6 आवर्स। इसलिए इसी कॉन्सेप्ट से आता है लीप ईयर। 4th साल में हो जाता है एक दिन बढ़, 6 + 6 + 6 3 साल का, चौथे साल का भी 6 घंटा, तो लगभग 24 घंटा उसका हो जाता है। इसलिए एक लीप ईयर में एक डे बढ़ जाता है, दैट इज 366 डेज का कॉन्सेप्ट यही है। एग्जैक्टली 365 डेज में नहीं रिवॉल्व करता है वो, 365 डेज 6 आवर में करता है। तो जब 4 साल में, चौथा साल जब खत्म होता रहेगा तो वो 6 × 4 24 आवर्स, तो एक दिन बढ़ जाएगा। इसलिए लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, इसी कारण से। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। जो अर्थ कंप्लीट करता है, अर्थ कंप्लीट इट रोटेशन इन 23 आवर्स। ये सब डेटा आपको उतना याद नहीं करना है, मैं सिर्फ लिखाने के लिए लिखा रहा हूँ, पर ये डेटा आपको उतना याद नहीं करना है। जो की पॉइंट है वो आपको याद रखना है, इसमें इतना डिटेल में आपको याद नहीं रखना है। जो मेन चीज़ में जिसमें फोकस कर रहा हूँ, जैसे कि गोल्डीलॉक जोन में है, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। ये मेन जो चीज़ है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब जो मून है वो अर्थ घूम रहा है सन के अराउंड। मून सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? जो प्लेनेट के अबाउट घूमे। तो मून भी अर्थ के अबाउट घूम रहा होगा। तो जो मून है वो रिवॉल्व अराउंड अर्थ। कितना टाइम लगता है इसको अर्थ का एक चक्कर लगाने में? 27 डेज 7 आवर 43 मिनट, मतलब लगभग 28 दिन के आसपास। क्या ऐसा लगभग एज्यूम कर सकते हैं इतना, ठीक है। अब देखो सिंपल, यहां पे की पॉइंट है, जब मून नियरेस्ट होगा किसके? अर्थ के, क्योंकि अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है। तो जब मून नियरेस्ट होगा, तो मैंने आपको बोला था पर लगता है, जो पास होता है उसके लिए पर लगता है, नियरेस्ट के लिए पर। मैंने कल आपको बताया था ना ट्रिक, तो उसको हम बोलते हैं पेरीजी। ये पूछता है। और जब मून फारदेस्ट होगा अर्थ से, उसको बोलेंगे एपोजी। क्लियर? मून नियर, मून फार। अब मून की बात है तो एक इंपॉर्टेंट बात है, 1969 में क्या अमेरिका मीन्स नासा, जस्ट सेकेंड, सेंट अपोलो 11। ये नाम आपको याद होना चाहिए, अपोलो 11। अपोलो का कौन सा वेरिएंट था? 11 टू मून। और मून में पहला कदम रखने वाला कौन था? नील एंगस्ट्रॉम। नील एंगस्ट्रॉम। और ये जो अगर आपसे पूछे मून में पहला कदम रखने वाला आदमी कौन था, तो नील एंगस्ट्रॉम। और अगर आपसे पूछे मून में दूसरा कदम रखने वाला आदमी कौन था, तो वो है नील एंगस्ट्रॉम खुद। वो एक पैर से थोड़ा ना गया था, दोनों पैर से गया था ना। पर नील एंगस्ट्रॉम सबसे पहला व्यक्ति था जो उतरा था। उसके साथ कौन था ये भी आपको पता चाहिए, एडविन एल्ड्रिन, ठीक है। पर नील एंगस्ट्रॉम आंसर लेना अगर पहला आदमी पूछे तो, ठीक है। फर्स्ट, और जिस लोकेशन पे ये उतरे थे उस प्लेस को कहा जाता है दैट प्लेस कॉल्ड सी ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, सी ऑफ ट्रिंक्विलिटी। उस जगह का नाम रखा गया सी ऑफ ट्रिंक्विलिटी, जिस जगह पे कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन, ठीक है।
अब एक प्राउड वाली बात है कि जो मून में वाटर है उसको डिस्कवर किया था इंडिया ने. वाटर ऑन मून इज डिस्कवर्ड बाय इंडिया. अब अगर मून की बात है तो चंद्रयान 3 के बारे में तो आपको जानना ही पड़ेगा, जो कि करंट का भी टॉपिक है. तो मून में मैं डाल देता हूं चंद्रयान 3. इसके बारे में आपको जानना चाहिए. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है देखिए. चंद्रयान 3 का लैंडर का नाम क्या था? विक्रम लैंडर. जो लैंड किया था कहां पे? मून के सरफेस पे. अब रोवर कौन किया था? घूमा कौन था? रोवर का नाम था प्रज्ञान रोवर. प्रज्ञान रोवर. लैंडर का नाम था जो उतरा था विक्रम, और जो रोवर था वो प्रज्ञान रोवर. ये लॉन्च कब हुआ था? ठीक है, एक साथ ही लिख देता हूं. लॉन्च डेट 14 जुलाई 2023. और लैंडिंग डेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम देखेंगे क्यों. वो हम देखेंगे क्यों, कि क्यों इंपॉर्टेंट. ये कहा गया है 23 अगस्त 2023. ये मैंने क्यों कहा है कि ये जो डेट है ये 23 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने इस डेट को क्या कहा गया है, अब से कैसा सेलिब्रेट होगा, ये नेशनल स्पेस डे कहा जाएगा. अब से नेशनल स्पेस डे. ये अब से नेशनल स्पेस डे कहा जाएगा. ठीक है. अब जहां चंद्रयान 3 लैंड किया है, दैट प्लेस विल कॉल, उस प्लेस को क्या गवर्नमेंट ने कहा है, उस प्लेस को से क्या कहा? शिव शक्ति पॉइंट. शिव शक्ति पॉइंट. ठीक है. जहां चंद्रयान 2 के वो मिले थे हमको, चंद्रयान 2 ने जहां क्रैश लैंडिंग की थी, चंद्रयान 2 लैंडेड, वो दैट पॉइंट इज विल कॉल्ड तिरंगा पॉइंट. तिरंगा पॉइंट. और इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3. इनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे डॉक्टर पी वीरा मुथुवेल. ठीक है, क्लियर. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बात इससे स्पेस रिलेटेड है जो मैं यहीं लिख देता हूं. रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया. तो ये हमारे पूर्व जो चेयरमैन थे इसरो के, डॉक्टर के शिवन जी को, इनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा गया है. इसी तरह रॉकेट वुमेन किसको कहा गया है? रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया. ये कहा गया है हमारी एक और साइंटिस्ट देश की, ऋतु करिधाल. अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो फिर एपीजे अब्दुल कलाम जी को क्या कहा जाता है? तो अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. मैं यहां पे फिर से लिख देता हूं दूसरे लाइन में, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. ये क्वेश्चन भी पूछता है कई बार. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को, अब्दुल कलाम. मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया.
जब मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया आपसे पूछे तो वो कहा जाता है टेसी थॉमस जी को, टेसी थॉमस जी को। तो कंफ्यूज मत होना, आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना कि वो मिसाइल मैन पूछा है या मिसाइल वुमेन पूछा है या रॉकेट मैन पूछा है या रॉकेट वुमेन पूछा है, सब में आंसर अलग है। तो ये इससे रिलेटेड है। अब जो आदित्य L1 मिशन है वो हम अलग से पढ़ लेंगे अगर टाइम मिला तो, पर ये मेन करंट अफेयर मैंने आपको लिखा दिया, उससे रिलेटेड डेटा भी लिखा दिए, ठीक है। तो चलिए अब मार्स के बारे में देख लेते हैं। मार्स, इंपॉर्टेंट बात है मार्स की, ये सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है। ये अपीयर होता है रेड कलर का, अपीयर रेड, क्यों? बिकॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड, यहाँ आयरन ऑक्साइड बहुत है इसलिए रेड लगता है ये। इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन है, मीथेन पाया जाता है यहाँ पे एटमॉस्फेयर में, मीथेन, ठीक है। ये तो सिंपल चीज है। एक इंपॉर्टेंट बात और है, हैव 2 सैटेलाइट, आपको ये पता होना चाहिए कि किसकी कौन सी मेन सैटेलाइट है। तो इसकी 2 सैटेलाइट हैं, फोबोस एंड डीमोस, डीमोस। अब खासियत क्या है इसकी, डीमोस की, डीमोस की क्या खासियत है? डीमोस की ये खासियत है कि ये स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम का, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम। याद करने के लिए सिंपल है, इसमें ये है डिम, डिम, डिम मतलब कम, डिम करते हैं ना हम किसी चीज को, डिम करते हैं, लो करते हैं, लो करना। तो यहीं से ही आप याद कर सकते हो स्मॉलेस्ट है ये, छोटा है, डिम है ना ये, इसलिए स्मॉलेस्ट है, तो डिमोस। अब एक खासियत और है इस प्लेनेट की, इसके पास एक माउंटेन है इसमें जिसका नाम है निक्स ओलंपिया माउंटेन, इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है। लगभग 3 गुना है ये अर्थ के हिमालय रेंज, जो धरती में हिमालय ना, माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है 8848 मीटर, उससे भी 3 गुना ज़्यादा बड़ा है ये हाइट में। अब शुरू होने वाले हैं गैसियस प्लेनेट, तो उसमें सबसे पहला कौन सा है? जुपिटर, हमारा प्यारा जुपिटर। अब जुपिटर की खासियत क्या है, ये सबको पता होगा, ये लार्जेस्ट प्लेनेट है, सबसे बड़ा है ये, लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है। ये लार्जेस्ट भी, ये फास्टेस्ट भी है, फास्टेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। ये सबसे बड़ा है तो इसकी ग्रेविटी भी सबसे ज्यादा होगी, हैव मैक्सिमम ग्रेविटी, लार्जेस्ट है ये, हैवीएस्ट भी है, हैवीएस्ट प्लेनेट भी है ये। और लाइटेस्ट, हम लोएस्ट मास किसका था? मर्क्यूरी का हमने पहले ही पढ़ लिया है, लोएस्ट मास था, सबसे छोटा था, इस कारण से उसकी ग्रेविटी कम थी। तो मर्क्यूरी का साइज सबसे छोटा, मास सबसे कम, जुपिटर का मास भी सबसे ज़्यादा और साइज भी सबसे ज़्यादा और ग्रेविटी भी सबसे ज़्यादा। सिमिलरली ये हो गया। अब जो जुपिटर की सबसे बड़ी सैटेलाइट है वो है गैनेमेट, ठीक है। गैनेमेट इसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट है, इज द लार्जेस्ट
या बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ जुपिटर एंड ऑल्सो सोलर सिस्टम की भी सबसे बड़ी सैटेलाइट है, ऑल्सो सोलर सिस्टम। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब एक चीज याद रखना, एस्टेरॉइड बेल्ट। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, इट इज बिटवीन, ये कई बार पूछता है एस्टेरॉइड बेल्ट किसके किसके बीच है, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ये जुपिटर मैंने आपको डायग्राम में भी शो किया था ये, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब सैटर्न के बारे में देख लेते हैं। सैटर्न, सैटर्न की सबसे खासियत क्या है, ये ब्यूटीफुल प्लेनेट है सोलर सिस्टम का, ये बहुत प्यारा लगता है, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। क्यों? इसके पास 7 रिंग्स होती हैं, 7 रिंग्स के कारण, जो डस्ट वगैरह से बनती है रिंग इसकी, जनरली मेड ऑफ डस्ट। ये आई से भी दिखता है हमको, सैटर्न जो है वो आई से दिख सकता है, ठीक है। अगला, इट हैज मैक्सिमम सैटेलाइट, सबसे ज्यादा सैटेलाइट सैटर्न के पास है। पहले जुपिटर के पास थे, अब डेटा चेंज हो गया, सैटर्न के पास है। नंबर नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि वो हर बार चेंज होता है, अब बस ये याद है कि अब एट प्रेजेंट सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसका था, सैटर्न के पास। इसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट का नाम क्या है, इट्स बिगेस्ट सैटेलाइट इज टाइटन। और ये जो टाइटन है ना, ये सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट सोलर सिस्टम की भी है। पहली कौन सी है, गायनामेट, सबसे बड़ी गायनामेट, सबसे छोटी डिमोज ऑफ मार्स। क्लियर। अब इसकी खासियत क्या है, इट हैज लोवेस्ट डेंसिटी, लोवेस्ट मास नहीं मैं बोल रहा हूं, डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी, इसकी डेंसिटी सबसे कम होती है। डेट इज इट फ्लोट ऑन वाटर, अगर इसको पानी में रखूंगा ना तो ये तैरने लग जाएगा, इसकी डेंसिटी इतनी कम होती है। अगर इफ वी पुट, अगर हम रखेंगे तब, ठीक है। इसकी खासियत क्या होती है, लास्ट प्लेनेट विच कैन बी सीन बाय आईज, ये आई से दिखता है प्लेनेट, ठीक है, दिख सकता है ये प्लेनेट। अगर आप हिली रीजन में जाएंगे ना, जहाँ गैलेक्सी या मिल्की वे देखते हैं हम, तो वहाँ पे ये दिखता है ये, ठीक है। ये आप कोई हाई एल्टीट्यूड की जगह हो जहाँ पे पॉल्यूशन ना हो तो आपको ये दिखता है, ये आप या फिर किसी मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये जो स्टार जैसा दिख रहा है ये एक्चुअली क्या है, सैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ तक जो प्लेनेट है वो आंखों से दिखते हैं, यूरेनस नहीं दिखता, ठीक है। तो यूरेनस जो है वो नहीं दिखता। सन मैंने ट्रिक बताई थी ना, SUN, तो सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। तो यूरेनस को डिस्कवर किसने किया था, इसको ढूंढा किसने था, डिस्कवर्ड बाय विलियम हर्शल, ये नाम याद होना चाहिए आपको, हर्शल। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने डिस्कवर किया, क्योंकि आंख से नहीं दिखता था ये, इन्होंने टेलीस्कोप वगैरह यूज करके इसको ढूंढा, इसलिए आपको नाम याद होना चाहिए। इसकी खासियत क्या है, यहां पे इसके पास 10 रिंग्स होती है, ठीक है। दूसरी खासियत क्या है, इसका जो बिगेस्ट सैटेलाइट है ना यूरेनस का, वो है टाइटेनिया, टाइटन नहीं, टाइटेनिया, टाइटन, टाइटेनिया, ट्राइटन। ये आपको अगला जो है ना नेपच्यून, उसका है ट्राइटन, इसलिए आपको टाइटन सबसे पहले याद होना चाहिए। टाइटन के बाद निया, टाइटेनिया, फिर ट्राइटन, ठीक है, ये लाइन है। इसकी एक और खासियत है, इट इज टिल्टेड बाय 97 डिग्री, कॉल्ड लाइन प्लेनेट, इसलिए इसको लाइन प्लेनेट बोलते हैं, लेटा हुआ प्लेनेट, क्योंकि ये 97 डिग्री टिल्ट है। मतलब आप समझिए, अर्थ कितना है, 23 डिग्री,
मतलब अगर मैं इसे ड्रॉ करूं समझाने के लिए आपको, तो अर्थ कैसा हो रहा है, इस एक्सिस पे ऐसा घूम कर रहा है 23, ये कैसा रोटेट कर रहा है, ये ऐसा रोटेट कर रहा है इस एक्सिस पे, ऐसा लेटा हुआ प्लैनेट इसको बोलते हैं हम इसलिए, ठीक है, लाइन प्लैनेट या लेटा हुआ प्लैनेट, ठीक है। अब जो लास्ट प्लैनेट है वो नेपट्यून है, क्योंकि ये भी आंख से नहीं दिखता, तो इसका डिस्कवर किसने किया था ये भी आपको पता होना चाहिए, जॉन गैले ने, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? ये कोल्डेस्ट प्लेनेट है, सबसे दूर है, कोल्डेस्ट प्लेनेट है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, एक यूरेनस में ये भी है कि ये भी वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। गैसियस में अगर वो क्वेश्चन आपने पढ़ लेना, वो अगर पूछेगा गैसियस में कौन सा वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, तो यूरेनस ही मारना है आपको, भले वीनस ऑप्शन दे, क्योंकि वीनस इज नॉट अ गैसियस प्लेनेट, वो है सॉलिड प्लेनेट, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। स्टार्टिंग के 4 मैंने बताया ना, वो सॉलिड प्लेनेट है, ये बाकी के 4 गैसियस है। तो आप पढ़ लेना कि ईस्ट टू वेस्ट पूछता है, ट्रिक सिंपल है, वहां से सेकंड नंबर का प्लेनेट तो पीछे से भी सेकंड नंबर का प्लेनेट, सामने से सेकंड वीनस है, पीछे से सेकंड यूरेनस है, सिंपल है, याद रहे। वीनस का डब्ल्यू कैसे याद था, वीनस वीई, तो डब्ल्यू ई वेस्ट टू ईस्ट, ट्रिक था, सिंपल ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, अब देखिए अगला पॉइंट, इसका जो बिगेस्ट सैटेलाइट है वो है ट्राइटन, सिंपल इतना ही आप याद रख लीजिए, बहुत है इसके लिए, ठीक है। इसकी ट्राइटन है बिगेस्ट सैटेलाइट। अब एक छोटा सा, अच्छा हम ये देख लेते हैं कि इसको साइज वाइज बिग टू स्मॉल कैसे जमाते हैं, साइज में बिग टू स्मॉल, सबसे बड़ा से सबसे छोटा कैसे, तो देख सबसे बड़ा जुपिटर है, जुपिटर के बाद, अच्छा जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून ये लाइन से हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटा है ना, बिग टू स्मॉल, तो जुपिटर सबसे बड़ा, फिर सन SUN, सैटर्न यूरेनस नेपच्यून ये लाइन से हैं, ये तो सिंपल है एकदम, सैटर्न यूरेनस नेपट्यून, ठीक है, ये लाइन से हैं। फिर इसके बाद कौन सा आएगा याद रखना, सिंपल है ये, फिर अर्थ आता है डायरेक्ट, अर्थ, और अर्थ के बाद कौन आएगा, अर्थ का ट्विन सिस्टर कौन है, अर्थ से थोड़ा सा छोटा मैंने आपको बताया था वीनस, तो उसके बाद जस्ट वीनस आ जाएगा, बचा कौन सा, मार्स और फिर मर्क्यूरी, ठीक है। क्लियर, ये सीधी आ जाएगी, जुपिटर तो सबसे बड़ा है, फिर सन SUN, फिर अर्थ आएगा ऑब्वियसली, उसके बाद अर्थ आता है, अर्थ के से जस्ट छोटा प्लेनेट मैंने कहा था ट्विन सिस्टर, याद रहने का तरीका है ये, वीनस, फिर वीनस के बाद आपको पता है मरकरी सबसे छोटा, तो बचा कौन सा, मार्स, मर्क्यूरी, हो गया खत्म, ठीक है। तो ये जो रहा है आपका, ये सोलर सिस्टम खत्म होता है, इसके बाद हम मीटेरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, सीजनल चेंज के बारे में पढ़ेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ये आपका टॉपिक क्या बोलते हैं, यूनिवर्स में ये सोलर सिस्टम का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए।